Hello friends, how are you? Today we will do chapter 6 class 10 बायो का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और हमने रेस्पिरेशन जो है ये स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। रेस्पिरेशन होती क्या है ये पढ़ा था, और इसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, 2 टाइप्स के, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हमने एक ये पढ़ा था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट पाथवेज, कि जो रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे कैरी होती है। ये है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन का, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पैसेज देखना है कि किस तरीके से जो रास्ता है एयर का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो हमारे नोज़ होती है उसे हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। दोनों जो ओपन, जिसे हम कहते हैं जो ओपन छेद होती है उसे हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद जो आगे जाता है रास्ता उसे कहते हैं नेज़ल पैसेज। उसके बाद नेज़ल कैविटी। कैविटी का मतलब जो होता है, कैविटी को हम कह सकते हैं स्पेस। ठीक है, शॉर्ट में हम कह सकते हैं स्पेस या खाली जगह, जो भी हमारे नोज़ में जो अंदर कैविटी फॉर्म हो रही है, स्पेस जो है उसे हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद जो एयर है वो कैविटी से होती हुई फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, और फिर लास्ट में ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नॉस्ट्रिल से लेकर ब्लड कैपिलरीज तक जो है वो एयर जो है वो मूव करती है। तो ये सारे जो हैं, ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर एल्विलाई तक होकर जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो एल्विलाई में बिल्कुल जॉइंट होती हैं। ठीक है, एल्विलाई बिल्कुल पकड़े हुए होती हैं ताकि वो क्या कर सके, ब्लड कैपिलरीज में से एयर का एक्सचेंज हो सके। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। ये क्या होता है, ये ब्रीदिंग के टाइप होते हैं। ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीथिंग में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। इनहेलेशन का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से बना है। इन मतलब अंदर, हेल करना मतलब लेना, इनहेल करना जैसे आपने सुना होगा नॉर्मल, जिसे कहते हैं इनहेलर। आपने वर्ड सुना होगा। इनहेलर क्या होता है, जब हमें जैसे जुकाम हो जाता है तो हमें क्या करते हैं, इन्हेलर यूज़ करते हैं, यानी कि जिसे हम अंदर सूंघते हैं। तो उसी तरीके से इन्हेलर जो है वो इन्हेल वर्ड से बना है। इन्हेल करना जिसमें हम सांस अंदर ले रहे हैं या एयर अंदर ले रहे हैं। इसमें होता क्या क्या है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। थोरेसिक कैविटी हमारी, जो थोरेसिक वर्ड है वो हमारा चेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चेस्ट जो है वो थोरेसिक बोलते हैं हम उसे साइंस लैंग्वेज में। तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। आपने देखा होगा जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है वो फैल जाता है, फूल जाता है। रिब्स लिफ्ट अप हो जाती हैं, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये ऊपर के लिए है, यानी कि बढ़ने के लिए, और जब हम एरो को नीचे शो करेंगे तो ये घटने के लिए साइन होता है। तो इस तरीके से लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हम सांस अंदर ले रहे हैं तो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है एक्सहेलेशन। एक्स मतलब आउट या बाहर, हेल करना मतलब निकालना। तो एक्सहेलेशन का मतलब है एयर को बाहर रिमूव करना। इसमें इसके बिल्कुल इन्हेलेशन की अपोजिट प्रोसेस होती है। थोरेसिक कैविटी इसमें एक्सपेंड हो जाती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो पहले की तरह आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। रिब्स मूव डाउनवर्ड, और जो रिब्स हैं जो पहले ऊपर की तरफ मूव हो रहे थे वो अब डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ मूव करेंगे। डायफ्राम फ्लैट था पहले, और अब क्या हो जाएगा, वो डोम शेप्ड हो जाएगा। डोम शेप्ड, हम इस शेप को कहते हैं, उल्टे सी के आकार का जो है ये क्या हो जाता है, ये डोम शेप कहलाता है। तो ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस है। नॉर्मल ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं, जो हमने लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट जो वीडियो हमारी, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों जो हैं ये ब्रीदिंग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूसी में लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज़। ठीक है, एक्सहेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी
वॉल्यूम क्या हो जाती है, जो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस, ब्लड एंड टिश्यू। कि एल्वुलाई और ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्सचेंज किसका होता है, गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले एयर जो होती है वो अंदर आती है। एयर कौन सी, ऑक्सीजन से भरी हुई, रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भरी हुई एयर जब हम अंदर लेते हैं तो वो क्या होती है, ब्लड में जाती है और ब्लड में जाकर बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। इसका काम ही यही होता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेना, यानी उसके साथ जुड़ जाना। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है, तो ये एक मॉलिक्यूल बना लेती है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इन एल्वुलस टिश्यू। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन उसको कहाँ लेके जाता है, एल्वुलस टिश्यू में लेके जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करती है वो, एल्वुलाई में पहुंच जाता है क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी एक्सचेंज हो रहा है, पहले हमने ऑक्सीजन ले ली और CO2 कैसे रिलीज़ होती है, जो CO2 होती है वो रिलीज़ इन ब्लड, सबसे पहले वो ब्लड में रिलीज़ होगी। उसके बाद डिज़ोल्व इन ब्लड में रिलीज़ होगी, फिर ब्लड के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर ब्लड वेसल से होती हुई रिलीज़ इन एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक जो है, यानी कि जो एल्वुलाई है उसकी जो कैविटी है वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, फिर वहाँ से सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल, और फिर हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे पैसेज पढ़ाई है, इस पैसेज में क्या है, वो ब्लड कैपिलरी से होती हुई एल्वुलाई में और फिर यहाँ से होती हुई वो पूरी वापस नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ और फिर हमारे एल्वुलाई में आती है और डिज़ोल्व होती है ब्लड के अंदर, तो वो बाहर निकलती है। ठीक है, और प्लांट्स में देख लेते हैं शॉर्ट में कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो प्लांट दो प्रोसेस करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 ले लेते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में बिल्कुल हमारी तरह ही होती है रेस्पिरेशन उनके अंदर भी, और गैसियस एक्सचेंज के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, गैसियस एक्सचेंज। हमारे अंदर क्या होती है, आपने देखा कि हमारे ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में क्या होती है, इतनी लंबी प्रोसेस होती है और इतने सारे डिफ्यूजन्स के थ्रू कह सकते हैं आप, डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होके इस डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाती है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, सीधे ही एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का स्टोमेटा के थ्रू, जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसल्स में होती हैं। लेंटिसल्स जो होते हैं बार्क सेल होती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, और जनरल सरफेस ऑफ रूट। ठीक है, तो रूट में जो नॉर्मल सरफेस जो होता है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है और उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है, उसके जनरल सरफेस से भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन सा पार्ट जो है वो हमारे रेस्पिरेशन में वर्क कर रहा है। सबसे पहले ये सबसे फ्रंट नोज़, जिसे हम सब जानते हैं नोज़ है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे जो आपको एक ओपन नज़र आ रहा होगा हमारी नोज़ में, ऐसे और क्लोज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी नोज़ के बाद जस्ट जो आपको एक ओपन सा नज़र आता है, ओपन कैविटी सी नज़र आती है, वो नॉस्ट्रिल होती है। नॉस्ट्रिल के बाद जस्ट आगे हम जाएंगे तो वो पैसेज होता है, ये पूरा का पूरा पैसेज है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये जो खाली स्पेस है हम इसे कैविटी बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। नेज़ल वर्ड जो है वो नोज़ से जुड़ा हुआ है, तो नेज़ल कैविटी और ये नॉस्ट्रिल। उसके बाद जस्ट आगे आता है फेरिंग्स, गले की जो पाइप होती है उसे फेरिंग्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद एक ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड है इन सबसे, इसे लैरिंग्स बोलते हैं। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स यानी कि साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स का मतलब है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स होता है और हमारे गले से जो साउंड आती है वो यहीं से निकलती है, लैरिंग्स से। उसके बाद नेक्स्ट ये रिंग्स की फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये होती है ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप कहते हैं।
एक ये जो रिंग्स हैं, इसमें ये जो रिंग प्रेजेंट है, ये क्यों प्रेजेंट होती हैं? ये कार्टिलेज की रिंग होती हैं। ये किस चीज़ की रिंग्स होती हैं? ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज रिंग होती हैं, और ये इसलिए होती हैं ताकि जब हम सांस ले रहे हैं तो आपने देखा होगा लंग्स तो फूल जाते हैं और पिचक जाते हैं, जैसे बलून लाइक, जैसे बलून में हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, और जब हवा निकल जाती है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो ये जो हमारी विंड पाइप है, अगर इसमें कार्टिलेज नहीं होती, कार्टिलेज बोन होती है जिसे सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, तो अगर ये बोन नहीं होती तो क्या होता, जब हम ब्रीदिंग करते, इनहेल और एक्सहेल करते, तो ये भी पाइप भी क्या हो जाती, बिल्कुल पिचक जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है आपस में। तो उसको कोलैप्स होने से यानी चिपकने से बचाने के लिए ही ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज की, ताकि हवा ईजिली आए और चली जाए, लेकिन हमारे विंड पाइप में, हमारे गले की जो पाइप है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वरना क्या हो सकता है, हमारा दम घुट सकता है और हमारी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है आगे चल के दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, बाइफरकेट मतलब दो में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई जो होती है और भी पतले पतले ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, पतले पतले ट्यूब्स में, जिसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियल्स जो होते हैं, आप ये देख रहे हैं आगे थोड़े थोड़े इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं। और ये बिल्कुल बलून की तरह ही काम करता है, इस तरीके से, जैसे बलून है इस तरीके से। और ये बिल्कुल ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी हुई होती हैं, ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती हैं, और उस ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, अल्वेलाई में आते हैं। और जब इसमें हवा भर जाती है तो ये फूल जाता है, और नहीं तो फिर ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बलून की तरह फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा डायफ्राम है, ये मूव करता है, ये डोम शेप्ड होता है इस समय, जैसे जब हम सांस इनहेल कर रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं अंदर, तो ये इस तरीके से डोम शेप्ड हो जाता है, सॉरी एक्सहेलेशन के टाइम पे डोम शेप्ड हो जाता है, और जब हम इनहेल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद है, ये हमारा लंग्स हैं, दो लंग्स हैं हमारे, और ये रिब केज है। रिब केज के अंदर ही क्या होती है, हमारी लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, ठीक है, ताकि हमारी लंग्स को कोई नुकसान ना हो। ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिर्फ नॉर्मल सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज क्यों नहीं हो जाता ह्यूमन बॉडी में, क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने देखा कि हमारी जो छोटे छोटे टिश्यू हैं, एक इस सिंगल टिश्यू जो होती हैं, टिश्यू से क्या हुआ, पूरा पूरा ऑर्गन बना हुआ है, एक सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होता है, नॉर्मल डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। और अगर प्लांट की तरह गैसेस एक्सचेंज अगर ह्यूमन बॉडी में भी होता, तो हमारे टो से लेकर, यानी हमारे पैर की उंगली से लेकर हमारे हेड तक ऑक्सीजन को पहुंचने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 3 साल, सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। इसीलिए क्या होता है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और इसके आगे का पार्ट देखने के लिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन है नेक्स्ट इसका टॉपिक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।